विकसित भारत 2047। दोस्तों, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। इस विजन का आधार है आत्मनिर्भरता। एक आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत बन सकता है। लेकिन इस विजन का एक अहम पुल अभी तक अधूरा है। वो क्या है? आपको पता है? मैं बताता हूं। वो है समुद्र और जहाज। दुनिया का लगभग 90% व्यापार समुद्री जहाजों से ही होता है। फिर भी भारत की हिस्सेदारी ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट में आज भी 1% से भी कम है। यानी जितना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम करते हैं उसके लिए हमारे पास अपने जहाज नहीं है। और इसी गैप को पाटने के लिए 2 अप्रैल 2026 को भारत ने एक नया दांव खेला है जो आने वाले समय में देश के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक दिशा तय कर सकता है। 2 अप्रैल 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने कोरिया इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी KOICA के साथ एक प्लान ऑफ इंप्लीमेंटेशन पर दस्तखत किया। इस डील का मकसद यह है कि भारत के शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए एक स्किल्ड और फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार करी जाए। KOICA के सहयोग से शिप बिल्डिंग वर्कफोर्स डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन सेंटर बनेगा जो एडवांस ट्रेनिंग, रिसर्च और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन का हब बन सकता है। ये पूरा प्रोजेक्ट मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अंदर चल रहा है, जिसमें भारत को 2030 तक ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट में 5% हिस्सेदारी के साथ टॉप 10 देशों में लाना और 2047 तक टॉप 5 में पहुंचाना है। अब यहां पर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो गुजरात का अलंग बहुत जरूरी जगह नजर आती है। अलंग आज भी दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग हब माना जाता है, जहां दुनिया के लगभग 30 से 35% शिप रिसाइकलिंग टनेज का काम होता है। यानी भारत दुनिया के जितने जहाज तोड़ता है उसमें यहां बड़ा हिस्सा आता है। लेकिन अगर शिप बिल्डिंग की बात करी जाए तो भारत की ग्लोबल रैंकिंग 18 से 22 तक की रेंज में आंकी जाती है और ग्लोबल मार्केट शेयर 0.06 से 1% के बीच ही है। यानी अभी तक हम शिप ब्रेकर हैं, शिप बिल्डर नहीं है। और अब इसी गैप को पाटने की कोशिशें चल रही है। इस पूरे फैसले को समझने के लिए एक बात साफ कर दें, शिप बिल्डिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक जरूरत है। जब तक हमारे पास अपने जहाज और अपना शिपिंग फ्लीट नहीं होगा तब तक हमारा कोयला, तेल, फर्टिलाइजर, स्टील जैसे प्रोडक्ट दूसरे देशों के जहाजों के जरिए ही ढोए जाते रहेंगे। इसका सीधा मतलब है कि हर साल फॉरेन शिपिंग कंपनीज को अरबों डॉलर फ्रेट चार्जेस के नाम पर हमें बांटने पड़ेंगे। ये एक बड़ा फाइनेंशियल ड्रेन है जो भारत के बाहर जाने वाले पैसे को और बढ़ाता है। और जब तक ये नहीं रुकेगा देश की वैश्विक आर्थिक आत्मनिर्भरता अधूरी रहेगी। इस दिशा में एक बड़ा फाइनेंशियल पुश सितंबर 2025 में आया था। MOPSW ने लगभग 69,725 करोड़ रुपए का एक कॉम्प्रिहेंसिव शिप बिल्डिंग पैकेज अप्रूव किया था, जिसमें 25,000 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड और 19,989 करोड़ रुपए की शिप बिल्डिंग डेवलपमेंटल स्कीम शामिल है। इस पैकेज का लक्ष्य यह है कि 2030 तक भारत ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट में 5% सारी हिस्सेदारी के साथ दुनिया के टॉप 10 देशों में पहुंच जाए, 2047 तक टॉप 5 बेल्ट तक पहुंच जाए। ये बड़ा टारगेट है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन में निरंतरता और फोकस बना रहे तो ये देश के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन ये भी साफ है कि पैसा लगाने से शिपयार्ड अपने आप नहीं बन जाते। शिपयार्ड बनाने के लिए चाहिए स्किल्ड मैन पावर, जिसमें हर डिजाइन, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, मेरीन इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन और डिजिटल शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जैसी हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स शामिल है। यहीं पर साउथ कोरिया की भूमिका बहुत रेलेवेंट बन जाती है। साउथ कोरिया आज दुनिया के टॉप शिप बिल्डर्स में शामिल है दोस्तों, जहां HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज वर्ल्ड क्लास जहाज बनाती हैं। KOICA के सहयोग से अब इंडिया को उनके नॉलेज, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग मॉडल का फायदा मिलेगा। KOICA के साथ ये एग्रीमेंट सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स डेवलपमेंट रोड मैप है। कोरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भारतीय शिप बिल्डिंग सेक्टर का पूरा वर्कफोर्स मैपिंग करेगा, स्किल्स आइडेंटिफाई करेगा और एक स्ट्रक्चर्ड मास्टर प्लान बनाएगा कि भारत को किस तरह के रोल्स चाहिए और उनको कैसे तैयार किया जाए। इसके साथ इंडिया और कोरिया दोनों तरफ बायलैटरल वर्कशॉप्स भी होंगी, जहां एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री प्लेयर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे। यानी ये डील बस ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक नॉलेज ट्रांसफर और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है। अब इस पूरी बात को देखें तो विकसित भारत का सपना तभी कंप्लीट होता है जब भारत सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं रहता बल्कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर भी बनता है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नींव तभी मजबूत होगी जब हम खुद जहाज बनाएं, उनसे अपना सामान एक्सपोर्ट करें और दूसरे देशों के फ्रेटर पर नहीं बल्कि भारतीय ओन्ड जहाजों पर ट्रेड हो। यही कारण है
है कि केवाईसी वाली डील को इतना जरूरी माना जा रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले ह्यूमन कैपिटल को ठीक से बनाने का राइट सीक्वेंस वाला कदम है। MOPSW के अनुसार अगर इंडियन शिपयार्ड्स ठीक से डोमेस्टिक शिपिंग बिजनेसेस को टारगेट करें तो 2047 तक लगभग $237 बिलियन से भी ज्यादा का मार्केट अपॉर्चुनिटी खुल सकता है। शिप बिल्डिंग एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जो सीधे तौर पर वेल्डर्स, फिटर्स, मरीन इंजीनियर्स और डिजाइनर्स जैसे हजारों लोगों को एम्प्लॉय करती है, और इनके साथ बड़ा इनडायरेक्ट इंपैक्ट स्टील, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्ट सर्विसेज, कोटिंग्स, सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे सेक्टर्स पर पड़ता है। यानी ये सिर्फ जहाज बनाने की बात नहीं हो रही है, ये लाखों युवाओं को क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट और डिग्रीज के बाद भी रोजगार देने का एक बड़ा चांस है। इसी वजह से ये सेक्टर ने ये सिर्फ रणनीतिक रूप से बल्कि युवाओं की रोजगार दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो कुल मिलाकर ये है, भारत का अलंग अभी भी जहाज तोड़ता है और उसमें भी हम वर्ल्ड लीडर है, लेकिन अब देश उस पहचान से आगे बढ़ना चाहता है। शिप ब्रेकर से शिप बिल्डर बनने का यह सफर आसान नहीं है। लेस देन 1% ग्लोबल मार्केट शेयर से टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन बनना एक चैलेंजिंग जर्नी है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल और स्किल्स डेवलपमेंट पर भी उतना ही फोकस रहा तो ये सिर्फ एक नारा नहीं रहेगा बल्कि एक ठोस और कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी बन जाएगी। और अगर ये स्ट्रैटेजी सही एग्जीक्यूशन, लगातार मॉनिटरिंग और पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक बिल बना रहने के साथ चली तो विकसित भारत का रास्ता सचमुच समुद्र से होकर गुजरे, क्योंकि बिना अपने जहाज, बिना अपने शिपिंग इकोसिस्टम के देश दुनिया के बड़े खिलाड़ियों के लिस्ट में टिक नहीं सकता।